अब तक हम बात कर चुके हैं रेवाड़ी विधानसभा चुनाव को लेकर के, टिकटों को लेकर के। अभी 2 दिन पहले हमने बावल को लेकर बात की थी, और आज रेवाड़ी का तीसरा विधानसभा क्षेत्र है कोसली। आज हम बात करेंगे कोसली विधानसभा क्षेत्र पे, जहां वर्तमान के अंदर लक्ष्मण सिंह यादव विधायक है, और इससे पहले कहे कि विक्रम ठेकेदार जो है वो विधायक बने थे और मंत्री भी बने थे। लेकिन किस तरीके से राव से अनबन हुई थी और राव से नाराजगी हुई, और उसके बाद 2019 में लक्ष्मण सिंह यादव के भाग खुले और उनको टिकट मिली, और राव के समर्थक भी माने जाते हैं, हालांकि बीजेपी कैडर से आते हैं, लेकिन राव के आशीर्वाद के बिना कोसली से शायद ही विधायक बने। और इस बार क्या 2024 में सिनेरियो होगा, उस पर बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ 2 शख्सियत है, बॉबी राव से प्रवीण जी, और साथ के अंदर है विनय यादव जी। दोनों से बारी बारी बात करेंगे, जानेंगे इस बार का क्या सिनेरियो रहेगा, क्योंकि इस बार जिस तरीके से अभी लोकसभा चुनाव हुए और 2019 में कहे कि दीपेंद्र हुड्डा को कोसली से बड़ी भारी हार मिली थी, और इस बार उनके साथ ही कहे जगदीश यादव बने, और उसके बाद भले ही 2 वोटों से जीते हो दीपेंद्र हुड्डा लोकसभा का चुनाव कोसली से, लेकिन उनको वोट अच्छे मिले हैं, तो उसी में चर्चा करेंगे। बोबी राव जी, किस तरीके से देखते हैं कोसली विधानसभा क्षेत्र को इस बार आप? मोहनलाल जी, कोसली विधानसभा क्षेत्र अगर ग्रामीण क्षेत्रों के विधानसभा के हिसाब से देखा जाए तो सबसे बड़ी विधानसभा क्षेत्र है। आप शहरी छोड़ दो तो शहरी विधानसभा क्षेत्र तो इससे ही बड़ी बड़ी है, मगर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से देखें तो कोसली हरियाणा की शायद सबसे बड़ी विधानसभा क्षेत्र है। कोसली को सालावास और जाटूसाना ये 2 विधानसभा क्षेत्र थे, इनको खत्म करके कोसली बनाया गया था। प्रीवियस में जाटूसाना विधानसभा क्षेत्र होता था, और ये राव इंद्रजीत सिंह की कर्मस्थली भी कहते हैं कि उनने अपना पहला चुनाव 77 में यहीं से लड़ा था और वो जीते थे जाटूसाना से। पहले इससे पहले करीना थी, फिर जाटूसाना बनी थी। जाटूसाना के बाद कोसली बनी गई है जी। तो जी, मेरा गांव भी उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है, और कहीं ना कहीं हम भी पिछले राजनीति में अपना भी जो आना हुआ था वो जाटूसाना विधानसभा क्षेत्र से राव इंद्रजीत सिंह यहीं से आना हुआ था जी, हुआ था। सर, विकास की बात करें तो जैसा कि विकास दक्षिण हरियाणा के और विधानसभा क्षेत्र में हुआ है, वैसा ही कोसली में हुआ है। इस बार थोड़ा सा बस ये रह गया कि वहां के जो विधायक है लक्ष्मण सिंह यादव, उनने अपने प्रयास से 1-2 समस्याएं थी जिनका निवारण करने का भरसक प्रयास किया है, और उनका प्रयास सफल भी हुआ है थोड़ा बहुत, मगर सरकार की वजह से, सरकार के अफसरों की वजह से 70% उनको असफलता मिली है। एक तो उनने जो पीने की पानी की समस्या थी उसका वो क्योंकि हमारे वहां खारा पानी है, और कोसली विधानसभा क्षेत्र के अंदर 2 पावर प्लांट लग गए बड़े बड़े, एक तो दिल्ली सरकार का है, एक अपने हरियाणा सरकार का है। तो एक तो सेम की समस्या वहां ज्यादा आ रही थी कि बहुत ज्यादा गांव में पानी का जल स्तर ऊपर बढ़ गया, सेम की समस्या आ रही थी। कुछ एक पीने की पानी की समस्या थी, तो लक्ष्मण भाई ने अपने पूरा प्रयास किया, मगर जहां तक उनका चली, मतलब कि जैसे कि और विधायकों की दक्षिण हरियाणा में चली है, उतनी ही उनको मौका मिला, मगर उनने कुछ करवाने का प्रयास किया, थोड़ा बहुत सफल हुए। बाकी ना तो प्रशासन ने उनका साथ दिया, और सरकार ने तो दक्षिण हरियाणा के नाम से आंख पे अपने पट्टी बांधी हुई है, गंधारी वाली। उनको तो कुछ दिखता ही नहीं है यहाँ। एक ले दे के कांग्रेस के सरकार में पुल बना था, वो पुल मुझे नहीं लगता कि उस पुल ने अपनी 5 या 6 या 7 साल पकड़े होंगे। उससे पहले वो पुल बीच में टूट गया, फिर गिर गया, अब वो पुल तोड़ के दोबारा बनाया जा रहा है। तो जीवन तो नरकीय हुआ पड़ा है वहां पे। वहां व्यापारी बड़े नाराज है, वहां व्यापारी बड़े निराश है इस चीज से। धंधा ठप हो गया पूरा पूरा बाजार, यानी कि कहें कि जैसे अटेली को कर दिया, अटेली से ज्यादा। मैं तो कह रहा हूँ कि जीवन नरकीय हो रखा है वहां। धंधा क्या, सब कुछ ठप पड़ा है, और धंधे के अलावा
दक्षिण हरियाणा में ऐसा बीजेपी सरकार ने या कांग्रेस सरकार ने ऐसा क्या काम किया है, कोई भी बता सकता है कि जिसका वो श्रेय ले कि हमने इस विधानसभा क्षेत्र में काम वही मैं कह रहा हूं कि लक्ष्मण को अगर हम सोचे काम करा तो लक्ष्मण को लेके भी लोग खुश नहीं है। कोटरे में लगातार हम घूमे हैं, देखा हमने, चाय वाले से लेके टपरी वाले से लेके तमाम लोग निराश है। बोला उनके पास कुछ नहीं है, सरकार के गुणगान करो, तारीफ करो, विरोधियों को गाली रोको, उनके पास इसके अलावा कुछ नहीं है लक्ष्मण जी के पास। अब सवाल ये है, क्या 2019 में टिकट दिलवा पाए राव इंद्रजीत सिंह जी, क्या 24 में दिलवा पाएंगे? दोबारा राव विश्वास करेंगे? क्योंकि पार्टी कैडर से भी आते हैं, राव का आशीर्वाद भी उनको चाहिए। और सबसे समस्या ये परिसीमन के बाद लोकसभा क्षेत्रों को उनका कोसली चला जाता है, कोसली में रोहतक में चला जाता है और रेवाड़ी में विधानसभा में आ जाता है। तो ये सबसे बड़ी विडंबना है। मैं आपको एक बात बताना और चाहूंगा, वीर कुमार यादव जी जो हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, उनका गांव भी कोसली विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है, उनका गांव नठेड़ा है। तो ऐसा नहीं है, बीजेपी के एक से एक बड़े से बड़े लीडर कोसली विधानसभा क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। तो काम कराने की देखो लक्ष्मण ने प्रयास किए थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर उनके प्रयास फलीभूत नहीं हुए, उनके प्रयास सिरे नहीं चढ़े। ये अकेले लक्ष्मण भाई ना, वो तो मंत्री के चक्कर में लग रहे ना, मैं तो मंत्री बन जाऊंगा, मैं तो हरिद्वार से बना हूँ, बार बार कोशिश करी उनको तो मेरे को मंत्री नंबर आ जाए, किसी तरीके से बनवारी लाल का नंबर कट जाए, एक अहीर मंत्री यहाँ से बन जाए, लेकिन नंबर नहीं आया, ना कापड़ीवास का नंबर आया, ना उनका नंबर आया। तो वो भी तो 30 कहीं ना कहीं है। और मैं इतने जब लीडर है तो कौशल में विकास के लिए कौशल में चमक जाना चाहिए था। जब सारे लीडर अगर बीजेपी के इतने बड़े बड़े, वीर कुमार वहां पे है, लक्ष्मण है, विक्रम है, भाई काम किसी ने किया है? ये सबने अपनी जेबें भरी है, सिर्फ अपने हल्ला वो करा खाली में, अपने कुर्सी लिए, अपने पेंशन बनवा ली, अपने हो गया जी तीसरी विकास कर दिया जी बहुत तगड़ा। देखो जी ऐसा है, विक्रम का तो चाल चलन चरित्र ही ऐसा था, वो तो एक गलती थी, वो तो एक कलंक था कि उस विधानसभा क्षेत्र से वो एमएलए बना, वो तो उस विधानसभा क्षेत्र के एक कलंक था। एक अनपढ़ आदमी, वो भी गलती मैंने तो करी नहीं, वो भी राव ने करी है। राव ने गलती की थी, हम कह रहे हैं राव साहब की गलतियां थी, राव साहब की गलती थी कि एक अनपढ़ आदमी को, जो एक आदमी सड़क छाप आदमी था, जिसका चाल चरित्र ऐसा था, और वो बाद में पैसे लेते हुए पकड़ा गया, पैसे लेते पकड़ा गया, तो उसके अंदर राव साहब ने चलो एक बोर्डर स्टेप उठाया, अपनी गलती सुधारी और उसको हटाया मंत्री पद से। वो तो उन्होंने अपनी गलती सुधारी थी। उसके बाद लक्ष्मण साहब कैंडिडेट आए, तो लक्ष्मण साहब ने काम, देखो इसमें नहीं, लक्ष्मण साहब ने काम करने के प्रयास किए हैं, मगर उनके प्रयास सरकार की वजह से समझ लो या अफसरशाही की वजह से उनके प्रयास सिरे नहीं चढ़ पाए। जो वो करना चाहते थे, जो मंत्री बनना एक अलग बात है, हर एक की ख्वाहिश होती है, मगर उनने सच्चे दिल से विधानसभा के लिए काम करने का प्रयास किए थे, मगर उनके प्रयास को कुछ एक तो अफसरशाही ने पलीता लगा दिया, और कुछ मुख्यमंत्री साहब ने, अपने पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने पलीता लगा दिया। तो मैं वही कह रहा हूँ, वो मुख्यमंत्री के चापलूसी बन के रहे, खट्टर साहब के काम की ओर ध्यान नहीं दिया, ना किसी को साथ लेके चले। सबसे बड़ी बात यह है, भाई जगदीश क्यों छोड़ के गया? भाई जगदीश ने तो इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी 19 में, लक्ष्मण के लिए चुनाव नहीं लड़ा, जिताने के लिए लगे रहे, और फिर लक्ष्मण ने जगदीश को दरकिनार कर दिया। भाई साथ लेके चलते, भाई वो कोबरे छोड़ के आए थे, पार्टी में आए थे, इन्हें छोड़ के आए थे, तो आपको साथ लेके चलना चाहिए था। लेकिन लक्ष्मण जी का भी तो ये जरूर था, बोलो मैं तो जगदीश से भी बहुत बड़ा मंत्री बन गया, नेता बन गया हूं। सर ये सारी खामियां, ये सारी गलतियां बीजेपी पार्टी के नेतृत्व और जो बीजेपी का थिंक टैंक है हरियाणा का, उनकी है। सच्चाई बात तो ये है। अब आप देखिए, मैं परसों एक न्यूज चैनल पे मुख्यमंत्री साहब के बयान सुन रहा था, किसी एक पत्रकार महोदय ने मुख्यमंत्री साहब से ये पूछ लिया कि धर्मवीर जी ने स्टेटमेंट दी है कि राव इंद्रजीत सिंह जी को अपने कद के हिसाब से उनको केंद्र में पद नहीं दिया गया, नहीं दिया। तो मुख्यमंत्री साहब का एक ऐसा जवाब था जिनको सुनकर हंसी आती है, हंसी के बाद पश्चाताप भी होता है कि भाई ऐसे प्रदेश में हमने ऐसी सरकार को चुना। उनका जवाब था कि भाई राव साहब को राज्य मंत्री का दर्जा दे रखा है, वो उनके लिए बहुत बड़ी बात है। मैं तो जब पहली बार सांसद बना था, तो मैं तो सांसद बना था, तो मुझे तो सांसद नहीं था, सुना था वो नहीं,
मेरे को तो कुछ बनाया नहीं था यहाँ से। तो एक एक सुनने वाली बात है, नायब सिंह सैनी का ऊपर की मंजिल खाली है या कोई दिमाग नहीं है, मेरी समझ से बाहर बात है। प्रदेश के मुख्यमंत्री है, जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं। दूसरी बात, उनको शायद ये नहीं पता कि नायब सिंह सैनी जब अपने पजामे का नाड़ा बांधना सीख रहे थे, उस वक्त तो राव इंद्रजीत सिंह विधानसभा के भाई मेंबर चुन लिए गए थे जाटूसणा विधानसभा क्षेत्र से। तो अब नायब सिंह सैनी अपने से कंपैरिजन करते हैं, तो भाई नायब सिंह सैनी साहब, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप बीजेपी के बैसाखी भी बने हो। राव इंद्रजीत सिंह 6 बार सांसद रह चुके हैं, 4 बार विधायक रह चुके हैं, इतना लंबा पॉलिटिकल कैरियर है। तो आप कम से कम अपनी जुबान पे या अपने शब्दों पे थोड़ा उसमें तो इज्जत बख्शो ना। किसी आप सीनियर लीडर, मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं वही तो सवाल आपसे कर रहा था। आप लक्ष्मण की पैरवी कर रहे हैं भाई। लक्ष्मण जीत लक्ष्मण जीतते तो राव इंद्रजीत सिंह के आशीर्वाद से हैं, और पैरवी करते हैं खट्टर की और नायब सिंह सैनी के कसीदे उनके पढ़ते हैं। सर पैरवी नहीं कर रहा मैं दिखता नहीं है। नहीं, मैं पैरवी नहीं कर रहा हूँ। मैं अपनी बात पे लक्ष्मण की कह रहा हूँ, आपकी नहीं कह रहा, लक्ष्मण की कह रहा हूँ। वो हमेशा पैरवी तो खट्टर की और नायब सिंह सैनी की करते हैं। अब वो तो जी पार्टी के एमएलए हैं, तो उनकी तो मजबूरी है करने की, क्या करेंगे उसके अलावा। तो मैं जीतना तो राव साहब का आशीर्वाद चाहिए। चलिए मैं भाई राव जोड़ लेता हूँ विनय जी को जोड़ लेता हूँ एक बार। विनय जी नहीं लगता लक्ष्मण को जिता के भी राव ने बहुत बड़ी गलती कर दी। यानी कि राव को जितने भी मिलते हैं सारे ऐसे ही मिलते हैं कि राव को आए और मक्खन लगाया, राव के चापलूसी करी और टिकट ली और चुनाव जीते, और फिर राव को दरकिनार कर दो। राव को लेकर के राव के बारे में कुछ बोलते रहे, नहीं जवाब देना चाहिए था, जैसे भी वो भी राव जी बता रहे हैं। भाई लक्ष्मण का बयान आना चाहिए। तो राहुल गांधी को लेकर बयान देते हैं, सोनिया गांधी को लेकर बयान देते हैं, इतने बड़े लीडर है वो, विश्व में पूछो और लक्ष्मण सिंह यादव कि जरा जैसी बातों को बयान दे देते हैं। और जब राव इंद्रजीत सिंह के आशीर्वाद से जीतते हैं, राव के बारे में जो नायब सिंह सैनी कहते हैं, तब उनका जवाब नहीं निकलता। उनको बोलना चाहिए था लक्ष्मण को कि राव बड़े कद्दावर रहता है। भाई राव के बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हैं मुख्यमंत्री जी आप? मोहन जी, लक्ष्मण यादव जी भाजपा के कैडर से बंधे हुए हैं। अगर राजनीतिक धरातल की बात करें तो अगर उनके साथ से भाजपा को हटा दिया जाए तो कोई राजनीतिक अस्तित्व उनका नहीं बचेगा, ये भी एक सच्चाई है। तो जो केवल भाजपा के रहमो करम पर, भाजपा की राजनीतिक जमीन पर ही काम कर सकते हैं, उनके लिए, सबके लिए मजबूरी है अगर भाजपा के बड़े नेताओं के, मुख्यमंत्री के, आला नेताओं, मंत्रियों के गुण उनको गाने पड़ेंगे। ये उनकी मजबूरी है। अरे भाई मैं वही तो पूछ रहा हूँ, मजबूरी है, लेकिन आशीर्वाद तो तुम्हें राव का चाहिए। कार्यालय में तो राव की फोटो लगाते हो, वोट चाहिए जब राव साहब को लेकर के जाते हो, और बयान की बात आती है तो आप पार्टी के कैडर में जाके खड़े हो जाते हो। तो बड़ी दोगली राजनीति कैसे? फिर राव नहीं समझ रहे क्या? या राव को जितने भी मिलेंगे सारे ऐसे मिलेंगे कि अपना काम बनता है, भाड़ में जाए जनता। मैं उसी बात पर आ रहा था। फिलहाल भाजपा में राव साहब, और भाजपा के नाते भाजपा की मदद करना राव साहब की भी मजबूरी है। ना चाहते हुए भी कोसली में गए लोकसभा के चुनाव के अंदर, चाहे वो बिना मन से गए ना, जाना पड़ा ना जब पार्टी हाईकमान का आदेश आया। पिछले चुनाव में चाहे राव साहब का मन था या नहीं था इसकी मदद करने का लक्ष्मण की, मगर मदद करनी पड़ी ना पार्टी के नाते उनको, क्योंकि टिकट पार्टी ने दी थी, राव साहब की वजह से नहीं मिली थी लक्ष्मण को टिकट। अगर आप एक बात और क्लियर करना चाहें तो टिकट जो मिली थी वो पार्टी कैडर की वजह से मिली थी, राव साहब की वजह से तो जो टिकट मिली थी वो रेवाड़ी की मिली थी। पिछली बार वो चाहते नहीं थे कि बावल से भी टिकट उसी को रिपीट की जाए, मगर वो भी पार्टी मुख्यमंत्री की वजह से बावल की टिकट रिपीट की गई थी, भाजपा की जो टिकट दोबारा से मिली थी वो भी। तो ये जो है ना पार्टी, जो भाजपा भारतीय जनता पार्टी है, ये इस्तेमाल करके मजबूरियों में ऐसा फंसा देती है कि ना चाहते हुए भी नेता को उसकी मदद करनी पड़ती है। और आप बात करें तो आज जिसको भी चुनाव लड़ना है, अगर वो एक ही पार्टी के अंदर है, सेम पार्टी में है, उसी पार्टी में अगर राव साहब हैं, तो जो भी कैंडिडेट खड़ा होगा उसकी मजबूरी है कि राव साहब के वहां जाना पड़ेगा, आशीर्वाद तो लेना पड़ेगा। वरना राव साहब समर्थक हैं जो उनके निजी वोटर है, वो नाराज हो जाएंगे, वो हरा देंगे आपको चुनाव। पिछले चुनाव की आप बात करें तो राव साहब भी साथ लगे, जगदीश को भी साथ लगना पड़ा भाजपा में होते हुए लक्ष्मण के, चाहे बेशक उनकी टिकट कट गई, वो गए तो टिकट के लिए ही थे, मगर टिकट कट गई फिर भी भाजपा में थे इसलिए साथ लगना पड़ा, उनको जितवा दिया। अब लक्ष्मण के लिए दिक्कत क्या आ गई, अंदरूनी रूप से बात करें तो जगदीश और राव साहब एक दूसरे के एंटी रहते हैं, राजनीति का परिप्रेक्ष्य की बात करें तो। अब लक्ष्मण की मजबूरी आ गई कि वो किसको साथ लेके चलें। अब उनकी मजबूरी है कि वो राव साहब का ज्यादा विरोध करते हैं तो हो सकता है मंत्री पद में कई नंबर आना वो भी ना आए,
और अगर वो पार्टी की लीक से हट के चले, पार्टी के सीनियर नेताओं की नहीं माने, राव साहब की ज्यादा पैरवी करते, तो उन्हें दिक्कत। अब हो सकता है जो काम होने वाले इलाके में वो भी ना हो पाए, आपको जो मिलना हो रिवार्ड अवार्ड में वो भी ना मिल पाए, तो वो बीच में फंस के रह गए लक्ष्मण यादव जी। वो पूरे 5 साल ये सोच ही नहीं पाए कि मैं बोल्ड डिसीजन कहाँ लूं, अपने आप को कहाँ स्टैंड करूं, कहाँ खड़ा पाऊं, राव साहब के खेमे में अपनी लॉयल्टी साबित करूं या भाजपा में लॉयल्टी साबित करूं। दिन प्रतिदिन बीच में जहां भाजपा की बात आती थी तो भाजपा के लिए गा देते थे, जहां राव साहब की बात आती थी उनके लिए मजबूरी थी कि उनका भी साथ देना पड़ेगा। तो इसलिए उनकी फोटो लगाना, उनके कार्यक्रम में जाना, ये उनकी मजबूरी है कि वो राव साहब भाजपा से सांसद है, उन्हें पता है गलती से टिकट रिपीट हो गई तो दोबारा से राव साहब के दरबार में आपको जाना पड़ेगा मदद के लिए, क्योंकि अब जगदीश यादव भी नहीं है भारतीय जनता पार्टी में, वो कांग्रेस में आ गए, तो इस बार वो खुला विरोध करेंगे उनके, तो उनके पास, लक्ष्मण के पास कोई विकल्प नहीं बचा इसके लिए, तो ये उनकी राजनीतिक मजबूरी है। दूसरी काम की बात कर रहे थे, कोसली विधानसभा के अंदर जितने भी नेता आए, आज तक जितना भी काम हुआ है, मैं मानता हूं दक्षिणी हरियाणा में कोई भी पार्टी रही, हमेशा दक्षिणी हरियाणा में जो काम होने चाहिए थे, जो उनको फायदा मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पाया। मगर आप ओवरऑल बात करें तो सांसद क्षेत्र कोसली कांग्रेस के दीपेंद्र हुड्डा के आता है, तो उन्होंने ज्यादा दिलचस्पी दिखाई है कि अहिरवाल क्षेत्र है, इस विधानसभा में आपकी अगर पकड़ रहती है, आप काम करते हैं, लोगों को नौकरियां लगाते हैं, निधि संबंध रखते हैं, तो आपको ये जीत में प्लस पॉइंट हमेशा देगा। पिछली बार भाजपा में देशभक्ति की लहर थी, इसलिए दीपेंद्र हुड्डा हार गए, मगर आप देखिए पूरी लोकसभा में उनकी हार का अंतर क्या रहा है, और वो अंतर भी किस कारण से रहा था, मैं अब ये बातें प्रूव नहीं कर सकता आपके चैनल में। उनको एक तरह से मान के चलिए जबरदस्ती चुनाव हराया गया। एक चुनाव होता है हारना और एक होता है हराना, दोनों में बहुत फर्क होता है। मगर इस बार जगदीश यादव के साथ जाने से जो पिछली बार वो उनको हार मिली थी कोसली विधानसभा के अंदर, उस हार को उन्होंने बैलेंस किया, तो मैं मानता हूं वहां 80-85 हजार से जो हार के गए थे वो एक आपको दे, तो आधी वोटें तो उनको प्लस में मिली, जभी तो वो बैलेंस हुई। और उस बैलेंस करने के बाद केवल एक पूरी कोसली विधानसभा है अहिरवाल की, पूरी यहां से नांगल चौधरी से लेकर डुंडाहेड़ा तक, जिसके अंदर 2 वोट से कांग्रेस जीत कर गई है। नहीं, ऐसी कोई अहिरवाल की विधानसभा नहीं है जिसमें कांग्रेस 1 वोट से भी जीतती हो, तो 2 वोट से वो जीती, और पिछले वो हार को उन्होंने बैलेंस किया, तो मतलब आधी वोट उनको प्लस हुई। यही डर लक्ष्मण को सता रहा है। हाँ, मैं उसी बात का, नहीं मिलेगी राव जैसा कर रहे हैं, क्योंकि विक्रम को जिताया, विक्रम ने कर दिया, फिर राव के साथ सारे ऐसे करते आएंगे तो राव किस पे करेंगे, मैं उसी बात पे आ रहा था। अब कोसली के अंदर जगदीश यादव भारतीय जनता पार्टी के खुले विरोध में, वो कांग्रेस में है। अब वो कांग्रेस में है तो लक्ष्मण की मदद तो करेंगे नहीं, या भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कैंडिडेट की मदद नहीं करेंगे, तो लक्ष्मण जी की जान को बहुत भारी दुविधा है, अगर वो पार्टी हाईकमान के साथ रहें या राव इंद्रजीत सिंह के गुणगान करें, ये बहुत भारी उनके साथ दिक्कत हो गई है। वो बड़ी पछोपेश में इस आज की परिस्थिति में। अब उन्हें लगता है कि जिस तरह पार्टी हाईकमान राव साहब को दरकिनार कर रहा है, टाइम टू टाइम उनकी अनदेखी कर रहा है, तो उन्हें लगता है कि जो पार्टी हाईकमान है, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, आप उनके गुण गाते रहिए ताकि आपको दोबारा टिकट मिलने का चांस हो जाए। राव साहब पार्टी में है तो पार्टी के नाते उनको आपकी मदद करनी पड़ेगी, ये उनको एक अंदाजा अपना लग रहा है। तो जो बावर में खेल हो रहा है, बनवारी लाल भी इसीलिए यूज एंड थ्रो करे राव का, लक्ष्मण भी वही पॉलिसी में चल रहे कि राव की मजबूरी है, राव को कुछ का भला बनाएंगे हर हाल में, राव से फायदा उठाना है, और राव को कहेंगे हाथ धरो लक्ष्मण पे भाई, आप इनको भी जिताओ, तो वही पॉलिसी में काम हो रहा है दोनों सीटों पे। अब और दिक्कत क्या हो रही है लक्ष्मण यादव की जान को, कोसली विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कैडर के बहुत ज्यादा नेता हैं। पूर्व जिलाध्यक्ष हुकम यादव वो कोसली से आते हैं, सिटिंग जिलाध्यक्ष भाजपा के वो कोसली से आते हैं, वीर कुमार प्रदेश रह चुके वो कोसली से आते हैं, ऐसे बहुत सारे नेता हैं। विक्रम है वो भाजपा में कोसली से हैं, लक्ष्मण खुद कोसली से हैं, तो ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो कोसली विधानसभा में टिकट की लाइन में लगे हुए हैं। अब आप बात करें सतीश खोड़ा की, तो उनका भी मेन वो भी कोसली से आती है, तो ऐसे बहुत नेता हैं अब जो कोसली विधानसभा से आते हैं, वो टिकट की लाइन में चाह में लगे हुए हैं, तो ये भी एक लक्ष्मण के लिए बहुत भारी चुनौती है। अब वहां से इतने कैंडिडेट के होने के बावजूद टिकट का लाना, क्योंकि पार्टी कह सकती है कि आप पार्टी कैडर में थे, हमने पिछली बार आपको टिकट दे दिया, अब नए को दे टिकट भाई। हर एक का नंबर तभी तो आएगा, पार्टी कैडर में जो पुराने लगे हुए हर बार रिपीट करेंगे तो कैसे दूसरे का नंबर आएगा। बिल्कुल, तो वो बड़ी भारी पछोपेश में है। तो ये चिंता सता रही है, ये मान रहे हो।
कि नया चेहरा हो बिल्कुल सकता है? बिल्कुल चिंता सता रही है। दूसरी सबसे बड़ी चिंता क्या है, कोसली के अंदर कई बड़े बड़े मसले हुए थे, जैसे रेलवे स्टेशन के नामकरण का विवाद हुआ था, वो बड़ी मुश्किल से सुलझाने में आया। अभी वो भी भाई ने बताया कि ले दे कि कोसली की लाइफलाइन एक पुल बना था कांग्रेस के शासनकाल में, वो मुश्किल से 5-7 साल चला, और उस पुल को दोबारा से रेनोवेट, दोबारा से उसकी मरम्मत करके, या कहीं आधा पुल बनाना था ऊपर ऊपर का, वो पूरे 5 साल में नहीं बन पाया। तो वो तो विकास पूरा ही किस तोड़ दिया कदर, विनय जी, वो तो पूरा ही तोड़ दिया, वो तो सब कुछ मैं बिगाड़ वही दिया। तो कह रहा हूं आपको। अब वो पुल 5 साल में नहीं बन पाया जो कोसली की लाइफ लाइन था, जिससे पूरे 4 साल वहां के व्यापारियों का, लोगों का जीवन प्रभावित रहा। लोगों को 10-10 किलोमीटर घूम के जाना पड़ा अगर उनको आगे कहीं गंतव्य पे जाना है। तो उस वजह से भी लोग भारी परेशान है और दुखी हैं, उनको इस चीज का मलाल है, काम धंधा बैठ गया है। और भाजपा का गुणगान तो दिन रात किया जाता है, सबसे ज्यादा कार्यकर्ता भाजपा के कोसली के अंदर है, बड़े बड़े नेता कोसली के अंदर है भाजपा के, पर विकास के नाम पर किसी की जुबान नहीं खुलती है, कोई काम नहीं करवा पा रहा है। काम नहीं करवा पा रहा बोबी जी, काम नहीं करवा पा रहा है। देखिए कांग्रेस में क्लियर है, 2 यादविंदर को मिल सकती है या जगदीश को मिलेगी, लेकिन क्योंकि अब जगदीश सारथी बने हैं और यादविंदर इतने सक्रिय नहीं है वहां पर राजनीति में, तो आपको लगता है कांग्रेस में तो क्लियर हो रहा है कि कहीं ना कहीं हो सकता है इस बार जगदीश को मिल जाए, या तो अगर जगदीश की किस्मत ही माड़ी हो तो बात अलग है। लेकिन बीजेपी में तो कई सारे हैं, बीजेपी में तो जैसा विनय जी ने बता दिया बहुत सारे हैं, हो सकता है इस बार वीर कुमार भी कहे कि भाई यहां से भाजपा जीत के आई है, इस बार हमारा नंबर लग जाए, क्योंकि राव का आशीर्वाद मिले ही मिलेगा, जो भी वहां से जिसको भी टिकट मिलेगी। और ये भी हमारे विनय जी बता ही रहे हैं कि राव का तो यूज किया ही किया जाएगा, जैसे बावर के अंदर कल भी इन्होंने यही बात कही थी, बनवारी को लेकर भी यही बात कही थी कि टिकट हो सकता है बनवारी को दे दे तीसरी बार और राव का हाथ धरवा दे, तो वही पॉलिसी में तो नहीं है, वही आशा तो उम्मीद नहीं लगाए बैठे वहां पर। विनय भाई, एक कैंडिडेट का नाम और भूल गए, जो कि पिछले खट्टर सरकार में भी और इस मनोहर लाल खट्टर सरकार में भी मुख्यमंत्री के ओएसडी थे, कोई मिस्टर अभिमन्यु अभिमन्यु यादव। वो भी कोसली क्षेत्र से आते हैं। तीसरा और उनने, राव के पीए वो भी आ रहे हैं, वो भी तैयारी कर रहे सुनिए हैं। सर सुनिए, अभी मैं सरकार की बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं बीजेपी की। अब उनने भी अपने ओएसडी पद से इस्तीफा दे दिया है, वो भी हाथ पांव मारते घूम रहे हैं, कभी कहीं मीटिंग कर रहे हैं, 10 आदमी बुला के कहीं चाय पानी पिला रहे हैं। अब बीजेपी में क्या है कि ये उठाए गिरे तरीके के सारे आदमी थे, जिनको किसको सरकार ने ओएसडी बना दिया, किसको क्या बना दिया, किसको क्या कर दिया। अब ये सारे अपने आकाओं की आकांक्षा लगाए बैठे, आकाओं से कि भाई हम चुनाव लड़े। और राव साहब तो जैसे गुजरू ही गाय होती है ना, सिट्टी मारी घेर के लिया है, तो मैं राव साहब को सिट्टी मारेंगे बीजेपी वाले और तुम्हें विधायक बना देंगे। तो भाई राव पटाखे क्यों नहीं कर देते, सीधा कह आरती में कोशिश लड़ेगी, झंझट खत्म। मोहनलाल जी, फिर तो लक्ष्मण को भी चुप होना पड़ेगा, सबको चुप होना पड़ेगा। मोहनलाल जी सुनो ना, अरे सुन तो, बात तो पूरी होने दो यार, बात पूरी होने दो। राव साहब का कल हिसार जिले का दौरा है, और हिसार जिले के दौरे में कल और परसों इंसाफ मंच के अंडर 2 बैठकें हैं। इंसाफ मंच की जिला हिसार की जो है वो बैठक करवा रहा है, एक मीटिंग ले रहा है। तो राव साहब वहां 2 मीटिंग कर रहे हैं इंसाफ मंच के अंदर ना। देखो इलेक्शन काफी टाइम है, इंसाफ मंच जिंदा हो जाए, इंसाफ मंच जिंदा हो रहा है, कुछ ना कुछ तो होगा। जब ये लोग दाएं बाएं, जब भाई शतरंज की चौसर है, शतरंज पे चाल, शतरंज की बिसात बिछाएंगे तो चाल तो चली जाएगी। चाल इनने चली है तो फिर इन 2 बातों में भी दम है कि अहिवाल से 2 नेता भाजपा के बड़े दिग्गज राव इंद्रजीत सिंह, धर्मवीर, ये एक ही आजकल घी खिचड़ी हो रहे हैं, एक दूसरे को लेकर ध्यान दे रहे। धर्मवीर ने ध्यान दिया, ध्यान नहीं दे रहे। बीजेपी ने धोखा किया है। बीजेपी ने चिर प्रतिद्वंदी धर्मवीर जी की, किरण चौधरी जी, उनसे बगैर पूछे, बगैर उनसे सलाह किए उनको बीजेपी ज्वाइन करवा दिया। तो ये गलत था, उनके साथ भी गलत हुआ है, उनके खिलाफ इलेक्शन में थे। आपको लगता है इंसान मन जिंदा करके अलविदा कह सकते हैं राव भी और धर्मवीर भी? अब ये सब कुछ भविष्य की गर्व की बातें हैं, धीरे धीरे देखिए। आप तो राव के समर्थक हैं, बहुत कुछ जानते होंगे अंदर की बातें। तो समर्थक है, तो मैंने आपको बताया है ना, कल या परसों 2 दिन मीटिंग होने दीजिए, उसके बाद फिर राव साहब अटेली के अंदर मीटिंग ले रहे हैं। 11-12 तारीख को अटेली के अंदर मीटिंग है। तो अभी आप देखिए, अभी मीटिंग का दौर शुरू हुआ है। वो झूठा पटक होगा, ये मान लो कंफर्म आप?
भाई उठा पटक नहीं हुआ तो नकेल तो डाली जाएगी जी। जो अब ये बेलगाम मुख्यमंत्री घूम रहा है, बेलगाम जो ये पदाधिकारी बोल रहे हैं, उठपटांग बातें कर रहे हैं, तो कुछ लगाम डालने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। या तो लगाम डाली जाएगी या फिर इनकी लगाम ही छोड़ दी जाएगी हमेशा के लिए। दो बात तो हो रही है। चलिए, दो बात या तो तो नहीं होता। अरे विनय जी बड़ा या मुस्कुरा रहे हैं भाई, भाई विनय जी बड़ा दो मुस्कुरा रहे हैं, ठीक है। दो नहीं, बात में हाँ से विनय एक जी, बात। हाँ हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। मोहन जी, मैंने पहले विनय जी बात पूरी करने दो बॉबी राव को, रह जाएगी काम की बात। दो दो बात में से एक बात तो होनी है। या तो इन पे लगाम डल जाएगी या राव साहब की लगाम छोड़ दी जाएगी बीजेपी द्वारा। एक एक तो बात हो रही है, चलिए, दो बात तो रहेगी नहीं साथ साथ। मतलब राव का एक्शन होगा, बीजेपी को टेंशन होगी, मान रहे हो ये बात? बिल्कुल होगा। चलिए, टेंशन हो गई है, हो रही है। टेंशन टेंशन हो गई है बीजेपी। वो टेंशन में दो देखो, खबर मैंने, तुमने सुनिए दो खबर सुनिए मुझे डाल दी थी, ध्यान सुनिए होगा। सुनिए सुनिए। दरअसल क्या है कि ये आवाज दक्षिण हरियाणा की आवाज थी। दक्षिण हरियाणा के इंसाफ के लिए आवाज है। दक्षिण हरियाणा का फायदा उठाया जा रहा है। दक्षिण हरियाणा की बेइज्जती की जा रही है। और तो और मुख्यमंत्री साहब भी उठपटांग बयान दे रहे हैं कि ये हो गया। अरे कोई तरीके होते हैं, किसी की इज्जत करना सीखो। सीनियर लीडर है, सीनियर बात, तुम अगर ऐसे ही बोलोगे तो मैं तो भाई वही देखो मैं वही पूछ रहा हूँ ना, इंसाफ मन जवाब तो जिंदा दिया होगा, जाएगा। ये मान रहे हो आप? इंसाफ मन जिंदा जिंदा हो होगा, रहा है। होगा तो जी कहीं हाँ, ना कहीं नुकसान होगा। यानी जी कि हाँ, कईयों राव इस बार खुल के मैदान के अंदर पारी खेलने के मूड में, आप मान रहे हो इस बात को? जी हाँ, जी हाँ। चलिए चलिए, विनय जी आप तो देखिए, अब आपका विश्लेषण बड़ा बनता है, बहुत कुछ कह दिया गया इसकी आप उम्मीद करते थे। मोहन जी देखिए, इंसाफ मंच जिंदा नहीं है। केवल बरसाती मेंढक की तरह बरसात में इंसाफ मंच बाहर आ रहा है। कुछ दिन टर 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 करेंगे, बरसात नहीं बंद हो नहीं नहीं, जाएगी, अरे फिर ऐसे दोबारा। मत करो यार विनय जी, ऐसे मत अरे करो यार। मोहन जी, मैं खुल के अरे कह रहा यार, हूँ आप। समर्थक कह रहे हैं, कैसी बात कर रहे हो आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये केवल जो पार्टी में अनदेखी हो रही है, ये अप्रत्यक्ष रूप से पार्टी के ऊपर एक दबाव डालने की राजनीति रणनीति है। अब पार्टी जो अनदेखी कर रही है, जो अमित शाह जी कह गए अपने भाषण में, एक चुनाव जो लड़ा जाएगा मुख्यमंत्री का सैनिक उसमें लड़ा जाएगा, अगुवाई के अंदर लड़ा जाएगा। और जिस तरह से लग रहा है कि राव साहब का पार्टी ने आपको सांसद बना दिया, जो देना था दे दिया, पार्टी अपने हिसाब से करेगी जो कुछ भी करना है। केवल अपने राजनीतिक दखल के लिए राव साहब इस तरह की ये आजकल जो मीटिंग से ये कार्रवाई कर रहे हैं, ताकि विधानसभा की कुछ टिकटें उनके कहने से मिल जाए। उन्हें डर ये लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि बेटी की टिकट के लिए ही उन्हें हाथ पांव जोड़ने पड़े, उसके लिए ही संघर्ष करना पड़े। अपने समर्थकों की तो बात छोड़िए। तो इस वजह से ये इस तरह की राजनीति रणनीति बनाई जा रही है, पार्टी के ऊपर दबाव डालने के लिए उनको डराया जा रहा है एक तरह से। अरे विनय भाई, कई बार आप भी यार हद कर देते हो यार। आप 15 सीटों में राव का प्रभाव, राव को यार, आपको देखता हो अमित शाह कहीं ना कहीं घास के चप्पल में कपास खा के बोल करके राव को छेड़ करके। मोहन जी, टिकट वितरण ही इस तरह कर दिया जाएगा कि राव साहब ना उनका विरोध कर पाएंगे ना समर्थन कर पाएंगे। और राव साहब आखिरी तक उनकी नाराजगी को खत्म करने के लिए क्या होगा, 2-3 टिकटें उनके थ्रू दे दी जाएगी, राव साहब खुश हो जाएंगे, चलो ठीक है जो मिल बेटी को टिकट दे देंगे। राव कल आरती को लेकर के, क्योंकि कल उनका जन्मदिन मनाया, हो सकता है कौशल से तोहफा दे दे, बड़ा तोहफा ये लो भाई, क्योंकि बड़ा सबसे बड़ा तोहफा दे जब उसको जिता करके मंत्री बनाएंगे। मैं उस विषय में नहीं जा रहा, होगी नहीं, मैं उस विषय में नहीं जा रहा कि वो चुनाव कहां से लड़ेगी, मगर ये है कि ये सेफ सीट है ना, कोसली बड़ी सेफ सीट है ना राव के लिए। ये तो समय बताएगा मोहन जी। सेफ सीट पहले थी, अब के समय में क्या परिस्थिति है, दीपेंद्र के जीतने के बाद क्या परिस्थिति बढ़ती है सेफ सीट की, वो अलग बात है। तो यार ये के लिए आपने इशारा किया था, देखो बात फिर बदल के, अरे विधानसभा में वो सिनेरियो नहीं चल सकता, बोलो भाई एक सीट हमारी निकल जाने दो। तो एक इनकी निकाल देना बराबर की, जो डील लोकसभा की, जो डील लोकसभा तक खत्म हो गई, अब विधानसभा के लिए विधानसभा में बात कर रहा हूँ भाई। नहीं, लोकसभा की डील लोकसभा तक खत्म हो गई, अब विधानसभा में नई राजनीतिक पत्ते खुलेंगे, नई डील होंगी, नया सिस्टम बैठेगा। कहना चाह रहे हैं मोहनलाल जी, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ। विनय भाई भी बार बार एक चीज को दोहराते हैं, और भी कई वक्ताओं आपके यहाँ दोहराते हैं कि राव साहब की बच्ची, राव साहब अपनी बच्ची की टिकट समझौता। भाई आरती राव को राव साहब अगर एमएलए बनाना चाहे तो किसी भी विधानसभा क्षेत्र से, दक्षिण हरियाणा की विधानसभा क्षेत्र से कहीं से भी अपनी बच्ची को एमएलए बना सकते हैं। पिछली बार भी, अरे तो वही तो कह रहे हैं, इंसान मन से लड़ा दे। सुनिए सर, पिछली बार भी वो बना देते, ऐसा नहीं था कि बना देते। और रही बात उनकी कि जो विनय भाई कह रहे हैं कि भाई 2-4-5 आदमियों को टिकट देख के मुंह बंद कर देंगे, करी जाएगी, तो भाई पिछली बार भी, अब आप विनय भाई ने खुद कहा
कि कोसली की टिकट बीजेपी ने, लक्ष्मण कार्यकर्ता थे, बीजेपी की कोसली की टिकट बीजेपी ने इटसेल्फ लक्ष्मण को दी है। तो उनने लक्ष्मण को, एक बीजेपी के कैंडिडेट थे, उनको जिताने के लिए अपने सगे भाई को 40,000 वोट से हरवा दिया। बिल्कुल। आप जरा ये चीज देखिए ना, अटेली से उनका भतीजा इलेक्शन लड़ा था, उसकी भी जमानत जब्त करवा दी थी। तो देखो राव साहब, आप सोचो कि राव साहब का देखो एक 74-75 साल की उम्र दराज व्यक्ति है, और वो ये कोई बचपने वाली राजनीति नहीं है कि भाई नहीं मैं ये कर दूंगा, ये छोड़ दूंगा, और वो अंतिम पड़ाव के हैं राजनीति में। तो मैं तो राजनीति, अरे भाई मैं भी तो वही कह रहा हूँ, इस सर, बात तो पूरी करने दो। राजनीति करेंगे ना धमाकेदार, सर, तो यही मौका सर, बात के लिए। सर बात तो पूरी करने दो मुझे। तो जो अहिरवाल ने उनको आज तक दिया है, राव साहब ने जो भी अपना मुकाम पाया है, इस अहिरवाल की वजह से मुकाम पाया है राजनीति में। जो ये ओहदा मिला, कद मिला, उनकी तरफ से मिला है, तो वो भी कुछ उसका रिटर्न करना चाह रहे हैं। जो लोग कहते थे राव साहब में नहीं संघर्ष करेंगे, बैठ जाएंगे, नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। राव साहब अहिरवाल के लिए संघर्ष पे उतराए हैं, संघर्ष करेंगे, और आने वाले दिन के अंदर धीरे धीरे आपको अगले 1 महीने 1.5 महीने में सब कुछ सामने आ जाएगा कि क्या होना है, क्या नहीं होना है यहाँ से। यानी कि मैं बार बार फिर जोर इसी बात पे दे रहा हूं कि इस बार करो या मरो की स्थिति है, क्योंकि लोकसभा में जो हुआ राव के साथ, जितने कम मार्जिन से जीते, अगर अब नहीं लड़े तो आरती को भी स्थापित नहीं कर पाएंगे, बेटी को भी राजनीति में स्थापित नहीं कर पाएंगे, मान के चल लीजिए। बिल्कुल है, बिल्कुल। देखो नहीं, आरती को स्थापित कब भी चाहे कब कर सकते हैं। आरती को राजनीति में स्थापित करना कोई एक बड़ी चीज नहीं। मोदी भाई मौके निकल जाते हैं, धरे रह जाते हैं। मोहनलाल जी, मुझे आप एक बात बताइए, हिंदुस्तान की राजनीति के अंदर एक नहीं, मैं आपको 100 एग्जांपल दे सकता हूं कि बाप अलग पार्टी में है, बेटा अलग पार्टी में है, बहू अलग पार्टी में है, ठीक है, पिताजी अलग पार्टी में है, बेटे अलग पार्टी में है। तो अगर आरती को उतारना हो तो आरती के लिए तो कोई भी पार्टी, कोई भी हिंदुस्तान की पार्टी आके टिकट दे के जहां से कहे वहां से बना देगी। तो आरती के चलते ये और बता दीजिए, आरती तो है इंसान मंच के अंदर पद पे है ना, इंसान मंच में संयोजक है क्या आरती राव, क्या थोड़ा सा आपकी जानकारी? वाइस प्रेसिडेंट। तो वो मीटिंग ले रही है, राव खुद मीटिंग ले रहे हैं? नहीं, राव साहब मीटिंग ले रहे हैं, तो जिंदा होगा इंसान मंच, कंफर्म हो गया। हमारी टैगलाइन बनेगी, हाँ जी, मंच होगा जिंदा। सर राव साहब इंसाफ, जब हिसार के अंदर मीटिंग इंसाफ मंच के बैनर तरह ले रहे हैं, तो और में फिर वो कोई भाई बीजेपी की मीटिंग थोड़ी है। हाँ, तो मैं वही पूछ रहा हूँ ना, देखिए बड़ी लाइन हो गई ना विनोद जी। अंत में इंसान मन जिंदा हो रहा है। अब ये मान लीजिए आज तो उन्होंने कह दिया कि भाई राव अब करो या मरो की स्थिति में है, और आप बार बार ये कहते रहे राव आराम प्रस्त राजनीति करते हैं, आराम प्रस्त करते हैं, लेकिन इस बार नहीं होगा क्योंकि आखिरी चुनाव है, और अब की चूक जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि बेटे को स्थापित करने कार्यकर्ताओं को लड़ा है, और कार्यकर्ताओं की फौज ने उनको लोकसभा का चुनाव जिताया है इस बार। अगर अब राव ने नहीं किया तो राव को भी राजनीति जीवन आते मानिए कहीं ना कहीं डगमगा जाएगा, क्योंकि उनको चारों तरफ से घेरा जा रहा है, बीजेपी में घेरा जा रहा है, तमाम नेता घेर रहे हैं, और राव को इस बार सहारा तो सब अपने कार्यकर्ताओं का, अपनी बेटी का, जिन्होंने चुनाव लड़ाया, कार्यकर्ताओं ने लड़ाया, उनके दम पर, अब उनके दम पर फौज खड़ी होगी, इंसान मंच जिंदा होगा। विनय जी, मोहन जी, इंसाफ मंच कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। पहली बात तो मैं आपको ये बता देता हूँ, इंसाफ मंच राजनीतिक पार्टी नहीं है, वो एक मंच है, सामाजिक मंच है। तो भाई चुनाव जैसे लड़ सकते हैं बार बार, अब तक तो अरे इंसाफ मंच से लड़के दिखाओ ना भाई, आप वो कह देते हैं कि उन्होंने इंसाफ मंच के सारे राजनीतिक पार्टी बनाई थी, इंसाफ पार्टी। ये इंसाफ मंच एक राजनीतिक मंच है। आज तक कहीं कहा गया है कि इंसाफ मंच एक राजनीतिक पार्टी है, इसको हम जिंदा कर रहे हैं। इसके बीच में भी एक आधी मीटिंग करते रहते हैं इंसाफ मंच की। जैसे राष्ट्रीय नवचेतना मंच बना, जन जागृति मंच बना, मंच तो पता नहीं कितने बने, बनते रहते हैं, चलते रहते हैं। पार्टी बनाना राजनीतिक अलग बात है, एक मंच बनाना कोई सामाजिक सरोकार के लिए वो अलग बातें हैं। उस सामाजिक मंच सरोकार के नाते आप पार्टी पर एक दबाव बनाना चाह रहे हैं, केवल एक दिखाने के लिए। अब जो अनदेखी आप हमारी कर रहे हैं वो ना करें, वरना आपको बिल्कुल बाकी आपको विधानसभा में उसका भुगतान करना पड़ेगा। दूसरी बात, अभी बोबी भाई ने क्या कही, आरती राव को तो कभी भी राजनीति में स्थापित कर सकते। 2 योजना से तो मैंने देखा नहीं भारतीय जनता पार्टी में स्थापित कर पाए हो। 2 योजना टिकट नहीं मिली उनको।
भारतीय जनता पार्टी में स्थापित नहीं कर रहा। इस बार भी उनको इस चीज का डर है कहीं भारतीय जनता पार्टी से टिकट ना मिले और उनको किसी दूसरी पार्टी से चुनाव ना लड़वाना पड़ जाए भारतीय जनता पार्टी छोड़कर अपनी पुत्री को। इसलिए इंसाफ मंच का जो किया जा रहा है कार्रवाई इसलिए की जा रही है, दबाव बना रहे और उनका ऑरा बना रहे। वो तो इस बात का इशारा कर रहे हैं कि एक ही परिवार में 3 आदमी तीनों अलग अलग पार्टी में देखी। मैं तो पहले कह रहा हूँ इस चीज की। बॉबी राव ने फैला नहीं उठा दिया। बॉबी राव जी, मोहनलाल जी, जो विनय भाई कह रहे हैं, विनय भाई की मेरे को कई बातों पे हंसी भी आती है जो ये तक करते हैं। भाई बीजेपी में पहले राष्ट्रीय जनसंघ था। राष्ट्रीय जनसंघ कौन सी पार्टी रजिस्टर्ड थी मुझे आप बताइए। राष्ट्रीय जनसंघ से एमपी बनते थे, बड़े नहीं बड़े मुझे आप बताइए। ऐसी कौन सी पार्टी है जो पार्टी नाम। और दूसरी बात, इंसाफ मंच जो राजनीतिक पार्टी का जो रजिस्ट्रेशन होता है वहां पर रजिस्टर्ड, पहली बात तो ये रजिस्टर्ड मंच चाहिए। आप इसको नहीं कह सकते यहाँ से कि भाई रजिस्टर्ड मंच नहीं है। ठीक है जी। अब पार्टी लिखना कोई जरूरी थोड़ी होता है कि पार्टी लिखे जाए ना लिखे जाए। तीसरी बात, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है, वो बहुत सारी बात है, ठीक है। सुनिए सुनिए, दूसरा आप कह रहे हैं कि भाई पिछली बार क्यों नहीं बनाया, बना कर रहे थे। भाई राव साहब, मैंने आपको पहले बताया कि राव साहब ने बीजेपी पार्टी में अपनी पूरी निष्ठा दिखाई है। बेटी को टिकट ना मिली उसके बावजूद भी उनने बीजेपी के कैंडिडेट तन मन धन से जिताए हैं। दक्षिण हरियाणा से 2 बार सरकार बनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि राव साहब की अगुवाई में, राव साहब के प्रयास से हरियाणा के अंदर बीजेपी स्थापित हुई, बीजेपी की सरकार बनी है। तो उनने तो उसमें कोई उनने पिछले ग्रीवेंस नहीं दिखाया कि मेरी राव के सपने बड़े हैं, सीएम के सपने हैं राव के। वो कहते हैं आखिरी है। अगर मैंने भी अगर मान लो दुष्यंत चौटाला की तरह जेजेपी जैसे उन्होंने पार्टी बनाई, 10 सीटें ले आए, अगर हम भी 10 ले आते हैं, 12 सीट ले आते हैं, 10-15 जिता लेते हैं, तो एक चांस बनता है सीएम का सपने का। सीएम नहीं, डिप्टी की बेटी। मोहनलाल जी, सांसद धर्मवीर ही साथ नहीं है, समय आने दीजिए। और कितने ये पर्दा कितने लोगों पर से उठेगा, कौन कौन पूरे हरियाणा में साथ है, समय आने पे सबको सामने आ जाएगा आपके। समय आने पे बहुत 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 राव साहब कोई हल्का कदम नहीं उठा रहे हैं। विनय जी, कोई आज बॉबी राव की बात में दम है। देखिए आज से राव ने लिखा, मोहन जी, मैंने ये नहीं, देखो आप, मैंने ये नहीं कहा कि राष्ट्रीय जो इनका मंच है, जो इनका मंच है वो रजिस्टर्ड नहीं है, मैंने नहीं कहा इस बात से। मैंने कहा था मंच जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी होती है, उसका एक सिंबल अलॉट होता है, उसकी एक प्रक्रिया होती है, उसको रजिस्टर्ड कराने की प्रक्रिया होती है। अगर आप तो समय आने पे हो जाएगा, कौन सा टाइम लगता है, हफ्ता भर लगता है। ठीक है। दूसरी बात ये, अगर भाजपा का उन्होंने बिल्कुल साथ दिया, भाजपा की उन्होंने मदद की, राव साहब ने मदद की, वो इस उम्मीद पे की कि भाजपा उनकी मदद का अवार्ड रिवार्ड उनको देगी, मगर वो उनको नहीं मिल पाया। जो उनकी उपेक्षा थी, जो इच्छा थी, वो चाहते थे, वो नहीं दिया भाजपा ने। मगर आज की परिस्थिति में भी भाजपा में राव साहब उतने ही दबाव में हैं, क्योंकि भाजपा के अंदर उतने ही दबाव में है जितना कि ये दिखाया जा रहा है ना राव साहब बगावत करेंगे, वो नहीं लग रहा। कोई दबाव नहीं है, कोई दबाव नहीं है। राव साहब के प्रयास से बीजेपी, राव साहब के प्रयास से बीजेपी को 5वीं सीट महेंद्रगढ़ भिवानी की मिली है। राव साहब प्रयास नहीं करते तो महेंद्रगढ़ भिवानी की सीट बिल्कुल कतई नहीं निकलती बीजेपी की। चलिए ठीक है, देखिए फिर बड़ा हो जाएगा। मुझे कैलकुलेशन वहीं से करना है। विनय जी अंत कर दीजिए आप। अब आप ये मान लीजिए कि राव कुछ करेंगे, क्योंकि तेल देखो, तेल की धार देखो, देखनी पड़ेगी, इंतजार तो करना पड़ेगा। मोहन जी, समय धमाका होगा। समय कम है, विधानसभा चुनाव में अगर राव साहब को लगता है कि मैंने विरोध करना है भाजपा को, तो सबसे पहले अपनी राजनीतिक पार्टी को रजिस्टर्ड कराएं, और रजिस्टर्ड कराने के बाद वो अपनी मंशा क्लियर करें, लोगों को दुविधा में ना रखें अगर मैं भाजपा में रहूंगा या छोड़ूंगा। ये जो दुविधा कर रहे हैं ना, ये सुनिए, मैं वही तो कह रहा हूँ, ये जो लोगों के अंदर दुविधा कर रहे हैं, ये संशय पैदा कर रही है कि राव साहब भाजपा पे दबाव की राजनीति कर रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए, या वो दक्षिणी हरियाणा के लिए असल में कुछ करना चाहते हैं अपनी पार्टी को रजिस्टर्ड कराकर। इस बात में ऐसे लगता करना चाह रहे हैं, जो आज इन्होंने बोला था इससे लगता है इनकी बात हो रही है, और कहीं ना कहीं इनको भी इशारा करा है कि पैनल में बैठते हैं तो थोड़ा सा इशारा करो, क्योंकि मुझे भी कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है। जो अमित शाह बोल रहे वो भी राव को कहीं ना कहीं टीस है, तो यानी कि राव टेंशन बढ़ा रहे बीजेपी की। तमाम आप लोग मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आपने एक नए कहेंगे, जो हम कोसली में बात कर रहे थे टिकट को लेकर के, तो कहीं ना कहीं किस तरीके से आपने डिबेट को मोड़ दिया, जो पूरा मुद्दा खड़ा कर दिया कि इंसाफ मंच जिंदा हो रहा है, और जाहिर है राव कुछ बड़ा करने के मूड में है। जिस तरह की चर्चाएं हैं, क्योंकि पिछले दिनों राव को जिस तरीके से घेरा गया, जिस तरीके से अमित शाह आए और बोले जी नायर सिंह सैनी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, वही रहेंगे तमाम, वो कहीं ना कहीं एक बड़ा विवाद बनता चला गया। और यही से जो राव को अगर टेंशन दी है, तो राव ने भी बीजेपी को बराबर की टेंशन
देने की तैयारी कर ली है, बड़ा कुछ करने के मूड में। फिलहाल आप जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आएंगे नए अपडेट पे, तब तक के लिए नमस्कार।